एक माँ पागल सी गलियों में अपने 11 साल के बेटे को ढूंढ रही थी। फिर उसे पता चला पीपल्स अमन कमेटी की एक रैली में फायरिंग हुई थी। इस हंगामे के बीच पुलिस की एक दस्ताबंद गाड़ी ने उसके छोटे बेटे को कुचल दिया। 2 साल पहले भी ऐसे ही एक हंगामे में उसका बड़ा बेटा पुलिस की गोलीबारी के बीच मारा गया था। आज फिर वही दंगे फसाद ने उसका दूसरा बेटा भी उससे छीन लिया। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कहानी है लियारी की, एक ऐसी जगह जहाँ कानून का नहीं, कानून तोड़ने वालों का राज था। उन्नीस 1980 के कराची में एक ऐसा मोहल्ला था जिसे आमतौर पर नो गो जोन माना जाता था, जहां अमन और कानून का कोई वजूद नहीं था। लियारी कराची का एक ऐसा हिस्सा जिसका अपना खुद का कानून, अपने खुद के बॉर्डर्स, अपना खुद का टैक्स सिस्टम और अपने कोड्स होते थे, जहां गलती की सजा जेल नहीं मौत होती थी। और इस सरकार का मालिक एक ही शख्स था, रहमान डकैत। ये नाम आपने धुरंधर मूवी में कई बार सुना या देखा होगा, लेकिन जो आपने मूवी में देखा है, कराची ने वो 35-40 साल तक हकीकत में झेला है। बेटे का बेटा ना कपड़ा लेने गए, शर्ट लेने गए, इतना छोटा था, उसको गोली में मार के बोरी में बांध के इधर फेंक के गए। 5 लाशें लेके आए सीएम हाउस में। नहीं, हम लोग भी थे उस टाइम पे, मैं था, मेरा बहन, हम लोग सब थे। पहले ऐसे गोली चल रहा था, यहाँ ऐसे हो गया कि घर से भी हम निकल नहीं। लियारी कराची का सबसे पुराना शहर, जहां बलोच, मछुआरे, अफगान, कच्छी, गुजराती और उर्दू बोलने वाले लोग साथ में बसते थे। जब शहर बढ़ रहा था, वहां रहने वाले लोगों को सरकार ने दशकों तक नजरअंदाज किया। ना स्कूल, ना जॉब्स, ना पुलिस का असली कंट्रोल और डेवलपमेंट ऑलमोस्ट जीरो। वही गटर का पानी हम लोग पी रहे हैं। मैं एक लियारी वाला हूँ, तो गरीब है हम लोग, इसलिए हम लोग को नौकरी नहीं देते। जब कोई इलाका इस कदर इग्नोर कर दिया जाता है तो क्राइम वहाँ अपनी सरकार बना ही लेता है। और फिर 1980 में अफगान वॉर और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का असर कराची पे पड़ा। हजारों वेपन कराची आने लगे, ड्रग्स का फ्लो बढ़ा, स्मगलिंग रूट्स एक्टिव हो गए और कराची पोर्ट से इलीगल माल आना शुरू हो गया और कराची बन गया स्मगलिंग और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का हेडक्वार्टर। Afghanistan has been a major increase in the flow of heroin into Pakistan, and at rock bottom prices. 1 gram of heroin can cost more than $200 in the US. Here in Karachi, it costs about 80 cents. This is the shop for heroin. Even at these ridiculously low prices, the market for illegal opiates in Pakistan is more than $1 billion annually, with roughly 160 metric tons of heroin coming in every year, feeding the habits of over 4 million addicts. तो आप दिन में आप कितने ये करते हैं? दिन में सर हम लोग 3 लगाते हैं, 4 आप 3 लगाते हैं? सही करके। अच्छा, इसमें लगा दे। ये छोटे बच्चे भी करते हैं? बच्चे भी करते हैं। बहुत कितना बच्चा? छोटे बच्चे। 7 years लियारी में क्राइम की कहानी शुरू होती है 2 भाइयों से, शेरिल और दादिल उर्फ दाद मोहम्मद। 1950 में ये दोनों पूरे एरिया के पहले डॉन के रूप में सामने आए। उनके ग्रुप को लियारी के शुरुआती गैंग कल्चर का फाउंडेशन माना जाता है। ये कहा जाता है कि उनका राज इतना खौफनाक था कि दुश्मन का सर बीच चौक पे लटका देना उनके लिए मामूली बात थी। ड्रग्स, स्मगलिंग, भट्टा सब उनके कब्जे में था। पुलिस भी उनके खिलाफ गवाही देने से डरती थी। इसी अंधेरे से वो नस्ल निकली जिन्होंने लियारी को जंग का मैदान बना दिया। और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि 2 तरफा फायरिंग का तबादला है। ये ऊपर से फायरिंग क्या लग है? ऊपर से फायर किए जा रहे हैं। ये ऊपर कुछ लोग आगे थे, उन्होंने फायर किया। ग्रेनेड फेंक रहे हैं ये लोग, ग्रेनेड फेंक रहे हैं। ये जैसे हम मौजूद थे, ऊपर से ग्रेनेड फेंके गए। लियारी का अगला बड़ा नाम था इकबाल।
जिसे पूरा शहर बाबू डकैत के नाम से जानता था। एक फुटबॉलर जो डॉन बन गया। एक तरफ एमएससी फिजिक्स से ग्रेजुएट दिमाग और दूसरी तरफ कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल नेटवर्क का मास्टरमाइंड। ये वो आदमी था जिसकी वजह से लियारी का क्राइम पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना। बाबू ने कराची के ड्रग ट्रेड, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और स्मगलिंग रूट पर अपना पक्का कब्जा कर लिया। उसके ऑपरेशंस मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन पर चलते थे, रूट फिक्स्ड, बंदा फिक्स्ड। इसी प्लानिंग की वजह से लंबे अरसे तक वो पुलिस को चकमा देता रहा। एक वक्त ऐसा था जब बाबू डकैत का नेटवर्क इतना ताकतवर हो चुका था कि पुलिस भी उससे तंग आ चुकी थी। फिर अचानक एक दिन वो इस साम्राज्य को अपने आदमी गफार जिक्री और मजीद स्पीड को हैंडओवर करके गायब हो गया। कहा जाता है कि रहमान डकैत ने उसका कत्ल कर दिया था। लियारी के दक्षिणी मोहल्ले में एक और क्रिमिनल एम्पायर पनप रहा था, जिसका हुक्मरान था हाजी लालू और उसके बेटे अरशद पप्पू और याशीर अराफत, जो धीरे धीरे इस एम्पायर का फेस बन रहे थे। अरशद पप्पू लियारी के सबसे बदनाम गैंगस्टर्स में से एक था। बचपन से ही वायलेंस, पावर और क्राइम के बीच पला बड़ा। पप्पू अपने इम्पल्सिव और एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता था। वो दुश्मनी को कभी भूलता नहीं था और बदला लेने का उसका स्टाइल हमेशा खौफनाक होता था। 1975 में दाद मोहम्मद और खलीजा बीवी के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर कराची में डर का दूसरा नाम बनने वाला था। दादल का बेटा सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लोग उसे जितना डरते थे उतना ही उसे अपना मसीहा मानते थे। भाई था, छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था। बच्चों का जैसा बाप जैसा, हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन खान भाई ने लाया था। उसकी ब्रूटैलिटी का कोई हिसाब नहीं था। कहते हैं 13 साल की उम्र में उसने पहली बार चाकू चलाया और जब उसे पता चला कि उसकी माँ का राइवल गैंग के किसी आदमी के साथ रिश्ता था तो उसने 19 की उम्र में अपनी माँ को गला घोट के मार डाला। बचपन से ही रहमान क्राइम की दुनिया में घुस चुका था। लियारी की गलियों में ड्रग्स बेचकर अपनी रोजी कमाता था। समय बीता और वो पुराने क्रिमिनल्स के बीच बड़ा नाम बन गया। 1990 के आखिर तक रहमान हाजी लालू की गैंग में शामिल हो गया। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत के ऊपर 196 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और मर्डर। इन्हीं सब के चलते वो कराची का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया और पुलिस ने उसके ऊपर 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों का इनाम रख दिया। वो पॉलिटिशियंस के लिए काम करता और उन्हें प्रोटेक्शन देता था। उसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सपोर्ट था। सियासी वाबस्ते की सियासी कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? सियासी मुस्लिम लीग खास से भी था, पहले जो पीपल्स पार्टी से भी था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ड्रग प्रॉफिट और रैंसम मनी को लेकर एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ। हाजी लालू रहमान डकैत अलायंस टूट गया और यहीं से शुरू होती है कराची की सबसे रक्त रंजित गैंग वॉर। 2001 में लालू की गिरफ्तारी के बाद रहमान ने पूरे नेटवर्क पर अपना कब्जा जमा लिया और अपने चचेरे भाई उजैर बलोच के साथ मिलकर लियारी का सबसे पावरफुल डॉन बन गया। फैज मोहम्मद बलोच, जिसे लोग मामा फैजू के नाम से जानते थे, लियारी का एक मशहूर ट्रांसपोर्टर और उजैर बलोच का बाप। उसके पास पैसा भी था और इन्फ्लुएंस भी। पर अंडरवर्ल्ड की कहानी तब बदली जब वो एक्सटॉर्शन के प्रेशर का टारगेट बन गई। उस पल से उसकी जिंदगी और पूरी लियारी की तकदीर दोनों ने खतरनाक मोड़ ले ली। असल में रहमान की गैंग फैजू के पैसों पर ही चलती थी। फिर एक दिन अरशद पप्पू ने उसे धमकी दी, अब से भट्टा मेरे पास आएगा। फैजू ने बिना सोचे समझे साफ इनकार कर दिया और बस यही इनकार पप्पू को हजम नहीं हुआ। अगले ही दिन पप्पू ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। अरशद पप्पू ग्रुप, उन्होंने मेरा वालिद साहब को तशद्दुद करके बोरी में लाश डाल के मच्छर कॉलोनी मारीपुर रोड में फेंका। तो मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह था। मैं गवाही देने जाता था तो मेरे खिलाफ उन्होंने रोकने के लिए गवाही पे मुझे मुतहद केसों में मफरूर करवाया। ये कत्ल लियारी की क्रिमिनल डायनेमिक्स का टर्निंग पॉइंट बन गया। उजैर का क्राइम से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय की नौकरी करता था। लेकिन बाप के कत्ल ने उसे तोड़ दिया। रहमान ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया और इस तरह उजैर ने लियारी के अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाई। कत्ल किया है, अवाम के रोजगार के मसले में आवाज उठाया, वो मैंने कत्ल किया था। मैंने अवाम के लिए जद्दोजहद किया, हॉस्पिटल
सही किए अपने लियारी के लिए। अगर ये कातिलों में ये मैंने कत्ल किया है या गरीबों के लिए आवाज़ उठाया, अगर ये कत्ल है तो इसमें मैं अगर फिर उस कत्ल में शरीकदार हूँ। 2007 बेनज़ीर भुट्टो की मृत्यु के बाद उनके शौहर आसिफ अली जरदारी की सरकार बनी। इस सरकार ने रहमान डकैत को अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स अमेन कमेटी बनाने में मदद की ताकि वो MQM के खिलाफ खड़े हो सके। अगर उस वक्त हम MQM को यहाँ इंटर होने छोड़ते, यहाँ भी दहशतगर्दी होती। जिस तरीके से पूरा कराची खून की होली खेल रहा है तो आज लियारी भी खेल रहा होता। और फिर आई 9 अगस्त 2009 संडे की वो काली रात जब लियारी के बादशाह की मौत उसे ढूंढते ढूंढते स्टील टाउन पहुंची और पुलिस एनकाउंटर में रहमान बलोच मारा गया। ये मैयत रहमान डकैत की है जो कराची पुलिस को 80 से जायद संगीन मुकर्रर किया गया था। SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। एक तरफ पुलिस ने एक गुंडा राज खत्म किया और दूसरी तरफ लोगों ने अपना मसीहा खो दिया। उसकी मौत से लियारी की गद्दी खाली हो गई थी। यही वक्त था जब उज़ैर बलोच ने अपना हक जमाया और बन गया लियारी का अगला बादशाह। अगर डॉन कहा जाता है तो आप लोग की मर्जी है। 2012-13 तक लियारी पूरी तरह वॉर जोन बन चुकी थी। RPG, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्मर्ड व्हीकल लोगों के बीच आम हो गए थे। पुलिस के ऑपरेशंस भी बार बार फेल हो रहे थे और राइवल गैंग पावर के लिए लड़ रहे थे। गलियां खून से सन गई थी। 17 अक्टूबर 2013 जब गैंग वॉर ने सबसे खतरनाक रूप ले लिया। उज़ैर बलोच जो लियारी का नया बादशाह बन चुका था, उसने अरशद पप्पू और उसके भाई यासीर अराफत को किडनैप कर लिया, उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया और फिर पप्पू का सर तन से जुदा कर दिया। इसके बाद उज़ैर, बाबा लाडला और उनके बाकी साथियों ने बीच चौक पे उस सर के साथ फुटबॉल खेला। इससे भी उनका मन नहीं भरा। पप्पू और उसके भाई की लाश एक गधा गाड़ी पर लियारी की गलियों में घुमाई गई और हथियारों से हमला कर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जो कुछ बचा था उसे जलाकर नाली में फेंक दिया ताकि उनका नामो निशान मिट जाए। लियारी की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक इंतकाम। इस मर्डर के बाद कालाकोट पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 23/13 रजिस्टर हुई। कंप्लेंट में कई सस्पेक्ट्स के नाम थे जिसमें उज़ैर बलोच, बाबर लाडला और कुछ और शामिल थे। रेड वारंट जारी होने के बाद उज़ैर पाकिस्तान से फरार हो गया। कई रेड्स के बावजूद पुलिस उज़ैर को अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। आखिरकार 29 दिसंबर 2015 इंटरपोल ने उज़ैर बलोच को दुबई से अरेस्ट करके पाकिस्तान भेज दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लियारी की रियल स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।